Good morning, students. This is your SST video of History Chapter 6, Town Traders and Craft Person. In previous video, we discussed a gateway of Surat and हम्पी. हमने जो है हम्पी के बारे में पढ़ा कि हम्पी जो है कर्नाटका के अंदर लोकेटेड है और ये जो है विजयनगरा एम्पायर के जो रूलर्स थे उन्होंने फाउंड किया था 1336 में. और यहाँ पर जो भी फोर्टिफिकेशन की गई है उसके अंदर कोई भी जो है सीमेंटिंग एजेंट का यूज़ नहीं किया गया है, बल्कि जो भी ब्रिक्स हैं उनको जो है इंटरलॉकिंग के थ्रू जो है प्लेस किया गया है. और हमने ये भी पढ़ा कि जो 15th एंड 16th सेंचुरी में हम्पी जो था बहुत ज़्यादा कमर्शियल एक्टिविटीज़ हुआ करती थी, बिजी शहर था और कई सारे जो ट्रेडर्स होते थे वो हम्पी की मार्केट्स के अंदर आके जो है ट्रेड किया करते थे. सूरत के अंदर हमने पढ़ा कि जो सूरत जो था वो भी जो है एक तरीके से ट्रेडिंग सेंटर था, क्योंकि यहाँ पे जो पोर्ट था तो इसके थ्रू जो है काफ़ी सारी जो कंट्रीज़ थी वो यहाँ से ट्रेड किया करती थी. लेकिन लास्ट में सूरत जो था वो डिक्लाइन हो गया था, क्योंकि मुग़ल एम्पायर का एंड हो चुका था, यानी डिक्लाइन हो चुका था. साथ में जो सी रूट था उसके ऊपर पोर्तुगीज़ जो लोग थे उनका कंट्रोल हो गया था और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने अपना हेड क्वार्टर जो है बॉम्बे शिफ्ट कर दिया था. तो आज हम पढ़ेंगे फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर्स मसूलीपट्टनम. आज हम मसूलीपट्टनम के बारे में पढ़ने वाले हैं. द टाउन ऑफ मसूलीपट्टनम और मछलीपट्टनम ले ऑन द डेल्टा ऑफ कृष्णा रिवर. जो टाउन है मसूलीपट्टनम या फिर जिसे मछलीपट्टनम भी कहा जाता है, फिश पोर्ट है ये, जो कि कृष्णा रिवर के डेल्टा पर बना हुआ है. इन द 17th सेंचुरी इट वाज सेंटर ऑफ इंटेंस एक्टिविटी. और 17th सेंचुरी में इधर से जो है काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती थी. Both the Dutch and English East India companies attempt to control Masulipattnam as it became the most important port on Andhra coast. जो डच और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी ये मसूलीपट्टनम पर कंट्रोल करना चाहती थी, क्योंकि ये एक तरीके से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पोर्ट था आंध्रा कोस्ट का. द फोर्ट एट मसूलीपट्टनम वाज बिल्ट बाय द डच. जो फोर्ट बनाया था मसूलीपट्टनम पे वो जो है डच लोगों ने बनाया था. The Qutub Shahi rulers of Golconda imposed royal monopolies on the sale of textiles, spices and other items to prevent the trade passing completely into the hands of the various East India companies. जो कुतुब शाही रूलर्स थे गोलकोंडा राज्य के, जो उन्होंने जो कई सारे राइट्स दिए हुए थे ईस्ट इंडिया कंपनी को कि वो जो है अपना जो है जो भी यहाँ पर अगर वो ट्रेड करना चाहते हैं तो वो यहाँ से कर सकते हैं. फियर्स competition among various trading groups, the Golconda nobles, Persian merchants, Telugu Comtis, Chettis and European traders made the city populous and prosperous. क्योंकि जो गोलकुंडा के जो राजा थे उन्होंने जो एक तरीके से यहाँ पे मोनोपोली तो लगा रखा था कि कहीं कभी ये ना हो कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो पूरा का पूरा अपना अधिकार कर ले. लेकिन यहाँ पर जितने भी ट्रेडर्स थे तो उनके अंदर जो है काफ़ी सारा आपस में कंपटीशन था, क्योंकि कई सारे ट्रेडिंग ग्रुप्स थे, जैसे कि गोलकुंडा नोबल्स हैं, पर्शियन मर्चेंट्स हैं, तेलुगु कॉमती चेतीस हैं, यूरोपियन ट्रेडर्स हैं. तो इन्होंने जो है इस सिटी को बहुत ज़्यादा पॉपुलर और प्रॉस्पिरस बनाया हुआ था. तो इनके अंदर जो है काफ़ी सारी, क्योंकि इस मछलीपट्टनम जो है पोर्ट के किनारे स्थित था तो यहाँ पे कई सारे जो है कंट्रीज़ के लोग जो है कंपटीशन रखा करते थे इस पोर्ट के ऊपर अपना राइट करने के लिए. एज द मुगल्स बिगेन टू एक्सटेंड देयर पावर टू गोलकोंडा, देयर रिप्रेजेंटेटिव द गवर्नर मीर जुमला who was also a merchant began to play off the Dutch and English East India Company against each other. In 1686-87, Mughal Emperor Aurangzeb annexed Golconda. जब मुग़लों ने गोलकुंडा पर अपनी शक्ति बढ़ा ली तो उनके जो रिप्रेजेंटेटिव थे मीर जुमला, जो कि खुद ही एक मर्चेंट थे, तो उन्होंने हॉलैंड के जो लोग थे और जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग थे उनको आपस में भिड़ाना शुरू कर दिया. और 1686-87 में मुग़ल बादशाह जो थे औरंगजेब, उन्होंने जो है गोलकुंडा को मुग़ल एम्पायर के अंदर एनेक्स कर लिया, यानी मिला लिया. दिस कॉज द यूरोपियन कंपनीज टू लुक फॉर अल्टरनेटिव्स. और जिसके कारण जो यूरोपियन कंपनीज थे उनको जो है दूसरा अल्टरनेटिव्स ढूंढना पड़ा.
It was a part of the new policy of the English East India Company that it was not enough if a port had connection with the production centers of the hinterland. क्योंकि ये जो पॉलिसी थी तो इसमें इतना ही था कि भाई जो भी जो अंदर के जो हिंटरलैंड है, हिंटरलैंड का मतलब क्या है कि जो भी अंदरूनी जो राज्य जो भी आ रहे हैं तो उनके अंदर ही सिर्फ वो अब वहीं तरह की कंट्रोल कर सकते हैं। वो चाहते थे कि भाई एक ऐसा शहर उनको मिले जिससे जो है उनका काफ़ी सारा प्रॉफिट हो। तो सिर्फ एक ये जो कनेक्शन था कि भाई जो प्रोडक्शन सेंटर्स हैं उसके अंदर ही उनका कनेक्शन हो, तो ये ठीक नहीं था। यानी सिर्फ वो प्रोडक्शन जो सेंटर था उस पर कंट्रोल नहीं चाहते थे, बल्कि उनके और भी ज़्यादा पॉलिसीज़ थी जिसके थ्रू जो है वो पूरी ही पोर्ट के ऊपर कब्जा चाहते थे। द न्यू कंपनी ट्रेड सेंटर्स इट वाज फेल्ट शुड कंबाइन पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कमर्शियल रोल्स। जो कंपनी थी वो चाहती थी कि उनका खुद का पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और कमर्शियल रोल भी हो। एज द कंपनी ट्रेडर्स मूव टू बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास, मछलीपट्टनम लॉस्ट both its merchants and prosperity and declined in the course of the 18th century, being today nothing more than a dilapidated little town. और जो कंपनी जो थी उन्होंने क्या किया कि अपना जो भी ट्रेडिंग सेंटर्स थे वो बॉम्बे, कलकत्ता के अंदर जो है और मद्रास यहाँ पर जो है शिफ्ट कर दिए थे, जिसके कारण जो मसूलीपट्टनम जो था तो उसके जो प्रॉस्पेरिटी थी वो डिक्लाइन हो गई थी 18th सेंचुरी के अंदर। तो आज जो है ये जो शहर जो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो उस टाइम पर बहुत ज़्यादा फेमस था उसका जो है डिक्लाइन हो गया था 18th सेंचुरी के अंदर। न्यू टाउन्स एंड ट्रेडर्स इन द 16th and 17th centuries, European countries were searching for spices and textiles, which had become popular both in Europe and West Asia. 16 और 17 सेंचुरी में जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी वो सर्च कर रही थी स्पाइसेस और टेक्सटाइल्स को, क्योंकि यूरोप और वेस्ट एशिया के अंदर जो स्पाइसेस और टेक्सटाइल जो थे बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे। द इंग्लिश, डच एंड फ्रेंच फॉर्म्ड ईस्ट इंडिया कंपनी इन ऑर्डर टू एक्सपेंड देयर कमर्शियल एक्टिविटीज़ इन द ईस्ट। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, डच थे, फ्रेंच जो थे, तो ये जो है सभी अपना कमर्शियल एक्टिविटीज़ को ईस्ट की तरफ एक्सपेंड कर रहे थे। इनिशियली ग्रेट इंडियन ट्रेडर्स लाइक मुल्ला अब्दुल गफूर एंड विरजी वोरा who owned a large number of ships competed with them। लेकिन कुछ यहाँ पे इंडियन ट्रेडर्स भी थे जैसे मुल्ला अब्दुल गफूर हैं एंड विरजी वोरा, तो इनके भी कई सारी शिप्स हुआ करती थी जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव थी जो यूरोप की कंट्रीज़ थी उनके लिए। However, the European companies used their naval power to gain control of the sea trade and force Indian traders to work as their agent। क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो चाहती थी कि उनके पास जो है पूरा ही कंट्रोल हो जाए सी ट्रेड के ऊपर, तो इसलिए उन्होंने जो इंडियन ट्रेडर्स तो जो थे उनको जो है एज ए एजेंट जो है कहा कि आप जो है फोर्स किया कि आप एज ए एजेंट काम करेंगे और जो भी कंट्रोल होगा सी ट्रेड के ऊपर वो सारा ईस्ट इंडिया कंपनी का होगा। अल्टीमेटली द इंग्लिश इमर्ज एज द मोस्ट सक्सेसफुल कमर्शियल एंड पॉलिटिकल पावर इन द सब कॉन्टिनेंट। और इसके बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रही कमर्शियल एंड पॉलिटिकल पावर इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर। द स्पर्ट इन द डिमांड्स फॉर गुड्स लाइक टेक्सटाइल्स लेड टू अ ग्रेट एक्सपेंशन ऑफ द क्राफ्ट्स ऑफ स्पिनिंग, वीविंग, ब्लीचिंग, डाइंग एक्सेट्रा। क्योंकि जो टेक्सटाइल जो थी उसकी जो है काफ़ी सारी डिमांड होती थी, तो इसलिए जो है कई सारा जो एक्सपेंशन हुआ था क्राफ्ट्स के अंदर, स्पिनिंग के अंदर, वीविंग के अंदर, डाइंग के अंदर, विथ मोर एंड मोर पीपल टेकिंग दैम अप। और जिसके लिए जो क्योंकि जब भी किसी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, भाई वीविंग भी होता है कपड़े का, स्पिनिंग होती है, डाइंग होती है, तो इसके लिए जो है कई सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है वर्क के लिए। इंडियन टेक्सटाइल डिज़ाइंस बिकेम इंक्रीजली रिफाइंड, क्योंकि जो इंडिया का जो टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग जो था बहुत ज़्यादा रिफाइंड था। हावेवर दिस पीरियड आल्सो सॉ द डिक्लाइन ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ क्राफ्ट पर्सनस। लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर जो क्राफ्ट पर्सन जो थे उनकी इंडिपेंडेंस जो है डिक्लाइन हो रही थी इस टाइम पीरियड में। दे नाउ बिगेन टू वर्क ऑन ए सिस्टम ऑफ एडवांसेस विच मीन they had to weave cloth which was already promised to European agents।
यानी अब उनको जो एक तरीके से एक सिस्टम को जो है फॉलो करना पड़ता था, जिसके अंदर उनको जो है काफ़ी सारा एडवांस मिलता था। लेकिन वो जो भी वीविंग करते थे क्लोथ की, वो किसके लिए करते थे? यूरोपियन एजेंट्स के लिए करते थे। वीवर्स नो लॉन्गर हैड द लिबर्टी ऑफ सेलिंग देयर ओन क्लॉथ और वीविंग देयर ओन पैटर्न्स। अब जितने भी वीवर्स थे इंडिया के, उनको ये अधिकार ही नहीं था कि वो अपना जो क्लोथ है उसको सेल कर सके या भी जो है अपने पैटर्न के अनुसार कपड़े को वीव कर सकें। दे हैड टू रिप्रोड्यूस द डिज़ाइन सप्लाई टू दैम बाय द कंपनी एजेंट्स। उनको वही डिज़ाइनिंग बनानी होती थी जो कि कंपनी के जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एजेंट्स बोलते थे, उनको उस टाइप के ही कपड़ा बनाना होता था। द 18th सेंचुरी सॉ द राइज ऑफ बॉम्बे। 18th सेंचुरी में बॉम्बे का राइज हुआ, कलकत्ता का एंड मद्रास का, विच आर नोडल सिटीज़ टुडे, जो कि आज की भी एक नोडल सिटीज़ हैं। क्राफ्ट्स एंड कॉमर्स underwent major changes as merchants and artisans were moved into the black towns established by the European companies within these new cities। अब देखो, जो इंडिया के जो लोग थे उनको जो है ब्लैक टाउन्स के अंदर शिफ्ट कर दिया गया था। यानी जो इंडिया के जो लोग थे उनको उनके लिए शहर अलग हुआ करते थे। द ब्लैक और नेटिव ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन वर कन्फाइंड हेयर। जो ब्लैक लोग होते थे या फिर जो ट्रेडर्स होते थे, क्राफ्ट पर्सन होते थे, जो कि कपड़े की जो बुनाई वगैरह किया करते थे, तो उनको जो है ब्लैक टाउन्स में रखा जाता था। while the white rulers occupied the superior residence of Fort St. George in Madras और Fort St. William in Calcutta। जो वाइट लोग होते थे यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो रूलर्स थे, उनको जो है उनके जो रेजिडेंस होते थे वो जो है बहुत ज़्यादा सुपीरियर होते थे। जैसे कि मद्रास के अंदर है सेंट जॉर्ज और सेंट विलियम इन कलकत्ता, तो यहाँ पर ये लोग रहा करते थे। द स्टोरी ऑफ क्राफ्ट्स एंड कॉमर्स इन द 18th सेंचुरी विल बी टेकन अप नेक्स्ट ईयर। बाकी जो स्टोरी है क्राफ्ट्स और कॉमर्स की 18th सेंचुरी की, वो हम नेक्स्ट ईयर की बुक में पढ़ेंगे। तो आई होप कि बेटा आपको ये जो चैप्टर है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप इसको 2-3 बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से मेडिवल टाउन्स जो थे, हम मेडिवल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो मेडिवल जो टाउन्स थे उनके अंदर जो आर्टिशंस थे या जो ट्रेडर्स थे वो किस प्रकार से रहते थे, किस प्रकार से वो जो है ट्रेड वगैरह किया करते थे।